डॉक्टर लक्ष्मण की ये किताब हमको सूचित करती है, उस सूचना से दो चार कराती है जो ये हमारे दौर का जो निजाम हमारे देश में है, जो हमें इससे दूर रखना चाहता है। और वो साधारण सी बात को काम न करने की जगह डिसीव करता है, झूठ बोलता है, कहता है कि साहब इससे जातिवाद फैल जाएगा, इससे ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। ये किताब उन चीजों का, सब चीजों का सिलसिलेवार जवाब देती है कि आज से पहले दिल्ली में भी इस किताब का विमोचन हुआ और मेरे एक सहयोगी आशुतोष पत्रकार है, आप सब लोग उनको जानते होंगे, उन्होंने एक बात कही थी और मुझे भी वो बात ठीक लगी। जब लक्ष्मण साहब का 14-15 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से नाता टूटा तो इनको पुनर्स्थापित करने के क्रम में या इनके लिए लड़ने के क्रम में हम सब लोग शामिल थे। जो जहां जिस तरह से कह सकता था, बोल सकता था, लिख सकता था, कमेंट कर सकता था, सब लोग कर रहे थे। लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो तो गलती हो गई, क्योंकि अगर वो हो गया होता तो 14-15 साल में तो किताबें आई नहीं, और ये आ गई 15 महीने में 2-2 किताबें ब्लॉकबस्टर किताबें हैं, बड़ी जरूरी किताबें हो रहा, बहुत सी किताबें आएंगी। तो इनके इस स्वरूप की इस समाज को ज्यादा जरूरत थी। तो अब लगता है कि ये संयोग से ही सही, लेकिन एक बात ठीक हुई। ऐसे में इस तरह की कोई किताब आती है जो हमें वो इंफॉर्मेशन देती है जिस इंफॉर्मेशन से हमें डिप्राइव किया जा रहा है, तो उसको सैल्यूट करने का मन बनता है। देखिए, मेरे बारे में जो उन्होंने कहा वो सामाजिक धारणा है, इसलिए इस तरह से हम लोग भारत में ये बात करते हैं। दुनिया में अब इस तरह की बात नहीं की जाती, सभ्य दुनिया में नहीं की जाती। इसलिए नहीं की जाती कि आज आपके शहर में मैं तो 2 ही 3 बार आया हूँ, और ऐसे ही चुनाव कवर करने आए तो लोगों से ठीक से मुलाकात भी नहीं हुई, जान भी नहीं पाया पटना में क्या चीज़ कहाँ है। लेकिन आज बड़ा अच्छा संयोग था कि हमारे मित्र लखनऊ से आए थे, इनको न्योता मिला था, आपके यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, और वो मैं देखने गया, और वो बिल्कुल विश्व स्तरीय है, बहुत शानदार है वो। वहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ नॉलेज सोर्स है, वो मनुष्यता का जो ज्ञान है, जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं जो आज कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। उस क्रम में वहाँ हमारे पास एविडेंस बेस्ड नॉलेज स्थापित करके रखी हुई है। वहाँ 4 लाख साल पुराना एक पत्थर है जिसको मनुष्यों ने अपने विकास क्रम में, अपने जीवन को, उस समय जंगली जीवन था, उसके उपयोग के लिए इस्तेमाल किया था। उससे बाद वाले भी हैं, और उससे पता लगता है कि हम लोग जो कुछ आज कर रहे हैं और जिस पर गर्व या घृणा या जो भी हम उसके बाद उसको उस प्रक्रिया को किसी भी तरह से हम व्यक्त करें, दर्ज करें, ये सब बहुत नया है मनुष्यता के इतिहास में। मनुष्यता के इतिहास पे लिखी गई दुनिया की प्रसिद्ध किताबों में से नोएल हरारी की किताब जो है, वो बताती है कि जिस हाल में हम हैं, जिस ढांचे में हैं, जिस तरह से हमारा हाड़ मांस है, शरीर है, मुंह है, पैर है, ये सब 18-20 लाख साल पुरानी इसके एविडेंस हमारे पास है, 18-20 लाख साल पुराना। और उसमें जब टूल्स की बात आती है तो वो आपके म्यूजियम में है कि 4 लाख साल पहले पत्थर से हम आग वाग जलाते थे, कुछ शिकार विकार करके लाते थे, तो उसमें हम उसका कोई किसी किस्म का इस्तेमाल करते रहे होंगे, और धीरे धीरे हम उससे विकसित होते होते मेटल तक पहुंचे। पहले कॉपर आया सबसे पहले, फिर लोहे तक गए, फिर और चीजें आई। लेकिन वो सब चीजें तो बहुत नई हैं, यानी 10,000 साल से बीच की ही हैं। और आप जानते हैं इसी वजह से सारे धर्म जो दुनिया में चल रहे हैं, ये सब 2-3 हजार साल के बीच में बने, पुराने से पुराने नए। दुनिया भर का माइथोलॉजी, जाति वगैरह, ये सब चीजें बहुत नई हैं मनुष्यता के विकास में। ये हमारे पास जो अब नॉलेज है उसके अनुसार ये बहुत नई चीज है। और अगर आपको पता हो और उसके बाद भी आप इसका प्रयोग कर रहे हो रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर या जाति के आधार पर, आज के युग में जब नॉलेज का हाल ये है कि अभी जब आप लोगों को हम लोग सुन रहे थे और ये भाषण हमारे मित्रों ने बहुतों ने दिया इस अच्छी किताब के बारे में, तो उस समय एक तथ्य मैं आपको बताऊं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे बोलूंगा। दुनिया में करीब 650 लोगों ने इस समय, ऐसी कंपनियां खुल गई हैं जिन्होंने अपने शरीर को फ्रीजर में डलवा दिया है मरने से पहले। उन्होंने अपने आप को, और इसके लिए 18 करोड़ रुपए उन्होंने चुकाए हैं, और ऐसे फ्रीजर बनाए गए हैं कुछ कंपनियों के द्वारा जिनके मैं नाम बता देता हूं आपको,
एक एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन एरिजोना यूएसए में है, दूसरी क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट मिशिगन यूएसए में है, तीसरी क्रायोरूस रशिया में है और टुमारो बायो यूरोप में है, स्मॉलर प्रोवाइडर्स शेंडोंग चाइना में है। यहां करीब 650 लोगों ने मरने से पहले अपने शरीर को फ्रीजर में इसलिए डलवा दिया है कि उनको उम्मीद है कि अगले 15-20 साल में लाइफ साइंसेज ऐसी चीजों का विकास कर लेंगी कि उन्हें फिर से जिंदा करके और जिस वजह से वो मर रहे थे उस चीज का उपचार कर लेंगी, तो वो अगले 40-50 साल का जीवन फिर जी सकेंगे। मनुष्य यहां पहुंचा हुआ है और हम जाति पे बात कर रहे हैं और आप मुझे इसलिए महान कह रहे हैं कि मेरी जाति के पीछे सिंह लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है। मनुष्य की नॉलेज पूल की जो ग्रोथ है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज पूल, अगर उसमें ये सब पढ़ लेने लिखने के बाद भी हम इन चीजों में जीते हैं तो निश्चित तौर पर हम आज के आदमी तो नहीं है। हम बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं और बहुत घटिया लोग हैं, मैं ऐसे ही कहूंगा। इसलिए मेरा इस तरह का विचार होना या मनुष्य में ऐसा विचार होना ये कोई उल्लेखनीय बात नहीं है, ये होना ही चाहिए क्योंकि ये नॉलेज अवेलेबल है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बैंक, हमारी आपकी आदतें, हम कितने कदम चलते हैं, हम क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, सब ये मशीन कैद करती रहती है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी जो इनकम सोर्स है वो डाटा है। आज का दुनिया का फ्रेज ही यही है कि डाटा इज न्यू गोल्ड। डाटा आज का सोना है और हमारे समाज में यह बहस हो रही है कि हम डाटा जाति का क्रिएट करें कि ना करें। सोच लीजिए हम कहां हैं। डाटा तो आज का सोना है। गूगल का, मेटा का, अमेजन का, उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं सालाना, उसमें सबसे बड़ी इनकम जो है डाटा से आ रही है। वो डाटा हमारी आपकी आदतों से उनके बिजनेस के सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होता रहता है। हम जो बात करते हैं, आप सब लोग अब तो ऐसे फोन इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो मैं बात बता रहा हूं अनोखी नहीं है उस तरह से, ये बहुत सरल है। आप सोचते होंगे कि चलिए हम ये फला कपड़ा खरीद लेते हैं और आपने इसमें गूगल किया, या आपने नहीं भी किया, आपने किसी से कहा अपने दोस्त से फोन पे और ये सुन रहा होता है। उसके बाद आप अगर फेसबुक पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आपको उसी तरह के विज्ञापन आने लगेंगे। क्योंकि इस मशीन में ये काबिलियत है कि हमारे द्वारा की गई हर हरकत को ये मॉनिटर करके आंकड़े में बदल रहा है। हम सब लोग इस समय डाटा है और हमारी हर आदत, हमारी हर रुचि, हमारी राजनीतिक सोच, हमारा ज्ञान, सब चीज रिकॉर्ड होके, सेग्रीगेट होके एक तरफ हो रहा है और उसका उपयोग किया जा रहा है व्यवसाय में। मनुष्य यहां पहुंचा हुआ है। दुनिया करीब इस समय सारी दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हम लोग करीब 30,000 टेरावाट आवर बिजली खर्च कर रहे हैं। 2019 में जर्मन पार्लियामेंट ने एक स्टडी कराई कि जो इजिप्ट है और लीबिया है, अगर इससे एक खास भूभाग है, उस भूभाग को दुनिया किराए पे ले ले और उसमें सोलर उस ग्रेड का लगा दे जो हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो करीब 58% के आसपास उसकी परफॉर्मेंस है। बहुत महंगा होता है। जो हम लोग अभी घरों में यूज करते हैं और आम फहम में है वो 15 से 20 के बीच है, तो उससे वो 3 गुना ज्यादा अच्छा है। तो ये स्टडी है, उनकी पार्लियामेंट में पेश है ये, कि अगर सारी दुनिया मिलके इजिप्ट से और लीबिया से एक खास भूभाग को किराए पर ले ले और वहां उन सोलर के पैनल लगा दे, तो सारी दुनिया को अगले 25 साल, जब हम 1 लाख टेरावाट आवर यूज कर रहे होंगे 25 साल बाद, तब तक बिजली दे सकते हैं। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं कर रही। यहां पे गांधी आते हैं और यहां पे पिछली सदी के बड़े विचार आते हैं।
वो कहते हैं कि दुनिया में जो पृथ्वी है ये हम सबको हमारी जरूरत की हर चीज दे सकती है, लेकिन ये हमारी ग्रीड का पेट नहीं भर सकती, हमारी लालच का पेट ही नहीं भर सकती। आज हमारी समस्या, सारी दुनिया में मनुष्यता की जो समस्या है वो लालच है, और इस लालच ने हमारे जो मानवीय विकास क्रम है उसमें एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि बुनियादी चीजों पर हमारे मित्र लक्ष्मण जैसे विद्वानों को बेसिक किताबें लिखनी पड़ रही है। बेसिक किताब है, इसके लिए तो कोई बहस होनी ही नहीं चाहिए थी कि हमारे पास ये आंकड़ा हो कि हमारा समाज किस तरह का है, किसके पास क्या है, किसको क्या कठिनाई है। ये तो किसी भी समाज की बुनियाद होनी चाहिए थी। ये अंग्रेज बताएं हमें आके और उसके बाद भी हम न माने, कमाल की बात। मनुष्यता के क्रम में जंगली होने के बाद जब हमने भाषा हमारी विकसित हुई होगी, शायद हम कागज वागज बनाने से पहले की बात है, जब सबसे पहले परिवार की उत्पत्ति हुई होगी, मात्र सत्तात्मक परिवार खत्म होकर पितृ सत्तात्मक सत्ता आई होगी। पावर किसी भी किस्म की सत्ता का कोई भी स्वरूप जब भी जो आज से 8,000, 6,000, 7,000 साल पहले शुरू हुआ होगा, वहां से इंसान और कम्युनिकेशन का रिश्ता बनना शुरू हुआ, और कम्युनिकेशन का प्रयोग मनुष्यता ने अपने हित में और अपने खिलाफ दोनों तरह से एक साथ उसका विकास करना शुरू हुआ। उसमें यह कोशिश की गई कि जो जिसके पास पावर थी वो सारी सूचनाएं सबसे शेयर नहीं करना चाहता था, वो उनको सेग्रीगेट करके सूचना समाज को देना चाहता था। धीरे धीरे क्रमों का विकास हुआ, सामंतवाद था, राजा वगैरह थे, फिर कैपिटल दुनिया की मालिक हो गई, आज वही मालिक है, उसने साम्राज्य बनाए। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मनुष्यता ने अपनी जरूरत से अपने बचने के लिए, अपने को ठीक रखने के लिए, दुनिया चलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस, WTO और तमाम कानून खुद बनाए, खुद तय किए। लेकिन आज हम पा रहे हैं कि जिन लोगों ने वो कानून बनाए थे वही लोग उन कानूनों को ध्वस्त कर चुके हैं। जिन्होंने नाटो बनाया वो नाटो में नहीं है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन बनाया यूनाइटेड नेशन में नहीं है, जिन्होंने WTO चलाया सारी दुनिया में वो WTO में नहीं होना चाहते। और सब इन सब चीजों के पीछे वही है कि जिसके पास पावर है वो बाकी सारे लोगों से इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना चाहता है, फाइनेंस कंट्रोल करना चाहता है, और उन पर कंट्रोल करने के लिए उसके पास आज के दौर में टूल है। तकनीकी विकास ने एक और मनुष्य को बहुत सारी सुविधाएं दी, उसकी सेहत बेहतर हुई, उसकी उम्र बढ़ी। जो उम्र हमारे आज़ादी के समय हम लोग शायद 37 से 38 साल थी हमारी एवरेज एज, आज गरीब है भारत लेकिन इसके बावजूद हमारी एवरेज एज 67 साल के आसपास है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जिनसे हमारी बड़ी आबादी, प्लेग वगैरह से गांव के गांव साफ हो जाया करते थे, उनके सबके टीके विकसित हुए। अब नहीं ऐसा होता, चेचक बड़ी वाली जो होती थी उससे बहुत सारे बच्चे मरते थे, वो सब खत्म हुआ। अभी हाल में हम लोगों ने 4 साल पहले सारी दुनिया ने कोरोना का मुकाबला किया है, लेकिन इसके पहले मनुष्य इस लायक नहीं था कि वो इस तरह की महामारियों का मुकाबला कर सके, लेकिन वो हुआ, ये विकसित हुआ, नॉलेज पूल उसका बहुत घना हुआ, बहुत बड़ा हुआ। लेकिन इसी क्रम में जो पावर का जो टर्म है उसने एक ऐसी शक्ल ले ली कि उसने एक बहुत बड़े समाज को डिप्राइव करना शुरू किया, और उसमें सबसे प्रमुख हथियार है सूचना। डॉक्टर लक्ष्मण की यह किताब हमको सूचित करती है, उस सूचना से दो चार कराती है जो ये हमारे दौर का जो निजाम हमारे देश में है, जो हमें इससे दूर रखना चाहता है। और वो साधारण सी बात को काम न करने की जगह डिसीव करता है, झूठ बोलता है, कहता है कि साहब इससे जातिवाद फैल जाएगा, इससे ये परेशानी होगी, वो परेशानी होगी। ये किताब उन चीज़ों का, सब चीज़ों का सिलसिलेवार जवाब देती है। क्योंकि मुझसे पूर्व वक्ता इसको काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे ढंग से लेखक समेत सब बता चुके हैं, तो सिर्फ ये कह के कि आज से पहले दिल्ली में भी इस किताब का विमोचन हुआ और मेरे एक सहयोगी आशुतोष
पत्रकार हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी और मुझे भी वो बात ठीक लगी। जब लक्ष्मण साहब का 14-15 साल बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से नाता टूटा, तो इनको पुनर्स्थापित करने के क्रम में या इनके लिए लड़ने के क्रम में हम सब लोग शामिल थे। जो जहां जिस तरह से कह सकता था, बोल सकता था, लिख सकता था, कमेंट कर सकता था, सब लोग कर रहे थे। लेकिन आज हमें लग रहा है कि वो तो गलती हो गई थी, क्योंकि अगर वो हो गया होता तो 14-15 साल में तो किताबें आई नहीं, और ये आ गई 15 महीने में 2-2 किताबें ब्लॉकबस्टर किताबें हैं, बड़ी जरूरी किताबें हैं, और अब बहुत सी किताबें आएंगी। तो इनके इस स्वरूप की इस समाज को ज्यादा जरूरत थी। तो अब लगता है कि ये संयोग से ही सही, लेकिन एक बात ठीक हुई। अब मैं अपने पेशे से संबंधित, जरूर आप लोगों के मन में क्वेरी होगी और मैं उसको बार बार जहां भी मौका मिलता है बताना चाहता हूं, क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन गैप है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी वो पता हो जो मुझे पता है, या हो सकता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि मैं आपको उसको बताऊं। देखिए, मैं अब पत्रकार हूं। दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं 17वीं सदी में जर्मन ने विकसित कर लिया था। कागज उससे पहले आ चुका था। उसके पहले श्रुति परंपरा थी, लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी बातों को याद करके ऐसे शिक्षा संस्थान हुआ करते थे जो दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद से इन सब चीज़ों में मल्टीफोल्ड विकास हुआ, बड़ी तेज विकास हुआ। क्योंकि एक बात को पहुंचाने के लिए अब हमारे पास एक साधन था कि हम उसे हजारों कागजों पे छाप के, सफेद कागज पे काले अक्षरों से छाप के बहुत सारे लोगों तक भेज सकते थे। और दुनिया में अखबार नाम की चीज, पत्रिका नाम की चीज, किताब नाम की चीज की उत्पत्ति उससे हुई, आसान हुआ। उसके पहले पत्ते वगैरह पे और दूसरी चीजों पे इंसान लिखता था। तो हमारे देश में आजादी के समय तक अंग्रेजी राज में वो मीडिया भी वही लोग लाए, ये सब चीजें उन्हीं की थी। तो करीब 10 लाख के आसपास हमारे आरएनआई में सन 60-65 तक अखबार थे जो सफेद कागज काले अक्षरों से छपते थे। और वो प्रिंटिंग प्रेस जो शादी ब्याह के कार्ड भी छापा करते थे, ऐसे अखबार जो हैं 10 लाख के आसपास थे आरएनआई में जो रजिस्टर्ड थे। बड़ा सरल था। डीएम क्या, एक दरखास्त दीजिए और 70,000 80,000 की वो प्रिंटिंग प्रेस होती थी। हालांकि उस समय 70,000 काफी थे, लेकिन फिर भी उतने बड़े नहीं थे। तो 10 लाख लोग हमारे यहां उस समय अखबार निकाला करते थे। जाहिर है, एक अखबार जो लाइसेंस जिसका होगा उसे काम कराने के लिए 1-2 सब एडिटर वगैरह सपोर्टर की जरूरत होती होगी। तो हर अखबार में अगर हम 2 आदमी भी मान लें तो 30 लाख आदमी इस काम में लगे हुए थे, जिसे हम मीडिया कहते हैं। शुरुआती दौर में हमारे देश में जब आजाद हुआ था, बड़े ग्रुप भी थे जिन्होंने अंग्रेजों से अखबार खरीदे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, टेलीग्राफ वगैरह, बहुत से बड़े ग्रुप भी थे, द हिंदू वगैरह। लेकिन इसके बावजूद करीब 30 लाख लोग छोटी छोटी जगहों पर यह काम कर रहे थे। बहुत सारे कोऑपरेटिव अखबार थे, हमारे उत्तर प्रदेश में कई हैं। अब तो उनकी स्थिति खराब है, लेकिन तकनीक के विकास के साथ समस्या शुरू हुई, जबकि तकनीक के विकास के साथ समस्याएं हल होनी चाहिए थी। जब कलर्ड प्रेस आया, रंगीन प्रेस, अखबार रंग बिरंगे छपने लगे, तो उस प्रेस की कीमत इस प्रेस से जो काला सफेद था करीब 100-150 गुना ज्यादा थी। तो ये संख्या एकदम से घटी। जिस काम को 30 लाख लोग कर रहे थे 10 लाख लाइसेंस में, ये घट के देश में आरएनआई में 1,40,000 रह गए। और फिर इनके ग्रुप बहुत बड़े बड़े हो गए। हमारे यहां का एक अखबार है जागरण, उसके पता चला 17 संस्करण निकलने लगे, जगह जगह से उसके संस्करण हो गए और छोटे अखबारों को खा गए। चूंकि वो रंगीन छपते थे, हर आदमी को अच्छे लगते थे। काला सफेद की जगह वो आदमी रंगीन खरीदता था, दाम आसपास ही होते थे, और उसकी वजह से उनका रेवेन्यू भी सब बड़े अखबारों की ओर चलना शुरू हो गया और छोटे अखबारों का मरना शुरू हो गया। तो उन 10 लाख अखबारों को 1,40,000 रंगीन अखबारों ने रिप्लेस कर दिया, सारी भाषाओं में हमारे देश में। उससे उसकी आजादी में फर्क पड़ा, क्योंकि अब ये बड़े लोगों के अखबार थे। ये चला 1-2 दशक, 2.5 दशक, 3 दशक, यही चलता रहा। फिर टेलीविजन आ गया, बहुत सरल था। सबके घरों में, ड्राइंग रूम में टेलीविजन है, सारी खबरें तुरंत आ रही हैं, विजुअल आ रही हैं, गाना आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अखबार मरना शुरू हुए, रंगीन अखबार भी, या अखबार वाले भी टेलीविजन में आ गए।
और जो रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट वगैरह का था वो सारा टेलीविजन में शिफ्ट हो गया, अखबारों के पास बहुत थोड़ा सा रह गया और किसी तरह जिंदा रहे। और आज अखबार आप जानते ही ज्यादातर घरों में आते तो हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों के अलावा कोई उनको पढ़ता नहीं। और टीवी ने हमारे, चूंकि वो ज्यादा बेहतर, ज्यादा आगे का, ज्यादा टेक्नोलॉजिकल, ज्यादा रंगीन, ज्यादा और चाक्षुष माध्यम था, आवाज भी थी उसमें और स्क्रीन पे हमें दिख भी रहा था, लेकिन संख्या एकदम से ये नोज डाइव हुई। देश में सारे लाइसेंस जो है न्यूज के कुल 450 है। क्यों? अगर एक राष्ट्रीय चैनल टीवी का चलाना है तो कम से कम 1000 करोड़ चाहिए। 250 करोड़ तो शुरुआत करने के लिए चाहिए और हर साल 150 करोड़ आपको चाहिए और 4-5 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है। तो जो काम मैंने बताया 30 लाख लोग कर रहे थे सन 60 में आजादी के बाद, वो रह गया 450 नामों से, और वो 450 भी बड़े बड़े ग्रुप्स में रह गया। एक्चुअली तो 40-50 लोगों के पास ही है वो सब, और उनमें भी सबसे ज्यादा संकेंद्रण हो गया जिनके पास सबसे ज्यादा धन है, अंबानी हो, अडानी हो, बिरला हो, इन सब टेलीविजन चैनलों में इनका सबका इक्विटी है। कुछ तो डायरेक्ट ही है, अब तो सीधे सीधे ये लोग मालिक हैं, नहीं तो सब में इनकी इक्विटी है। इससे क्या हुआ कि जो आज पावर ऑफ द डे है उसके लिए कितनी सहूलियत हो गई। 30 लाख लोगों को मैनेज करना, अपनी राय पे रखना, उसकी जगह कुल 40-50 लोगों को रखना बड़ा सरल है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लिस्ट दे देनी है कि भाई इनको बुला लीजिए। तो नतीजा यह है कि आपके राज्य के स्टार और इस देश के सबसे अच्छे पत्रकार रवीश कुमार को कोई टेलीविजन चैनल नौकरी नहीं देगा। देखिए चीजें कैसे आपके हाथ से निकल के दिखने में सुंदर हो गई, प्रभावशाली हो गई, लेकिन हमारे आपके हाथ से निकल गई, जनता के हाथ से गायब हो गई। और सत्ता के हाथ में कितना सरल हो गया चीजों को प्रबंधित करना। इसलिए आज आप कहते हैं और सुनते हैं और मानते हैं कि ये मीडिया तो गोदी मीडिया है, इसलिए कि ये संख्या घटती घटती इतनी कम हो गई कि अब पावर जो है उसके लिए इनको मैनेज करना बहुत आसान है। इनके माल उसे नीचे बात ही नहीं करनी, उसके अफसर जो है सीधे मालिकों को अपना संपर्क रखते हैं। और इनमें आजकल सारी नौकरियां टेलीविजन चैनलों वगैरह में, एंकर वगैरह की, जिसमें बड़ी मोटी तनख्वाहें भी हो गई इस दौर में, ये सब अब सरकार प्रदत्त है। वही लोग नौकरी पाते हैं जो सरकार के लिए लाठी चलाते हैं जनता के विरुद्ध। किसान आंदोलन करता तो उसको खालिस्तानी बता देते हैं, मजदूर आंदोलन करता तो उसको नक्सलवादी बता देते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से तो एक बहुत बड़ी आबादी को वो इंसान ही नहीं समझते, हमेशा विलन बनाए रहते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप जातिवार आंकड़े हर संस्था के निकलते हैं, वो तो निकलते ही हैं। आप मीडिया में एक समय में लखनऊ में 10 सबसे बड़े अखबार थे जिनका 90% बाजार पर नियंत्रण था। 10 में से 9 अखबारों के संपादक एक ही जाति के थे, और जो 10वें भी थे वो भी बड़ी जाति के ही थे। और उनमें काम करने वाले पत्रकारों को तो छोड़िए, वहां चपरासी भी बड़ी जातियों के बहुत ज्यादा थे। तो इस तरह की परिस्थिति में आप कैसा प्रेस आपको मिल सकता है? जो सूचना है आपकी कैसे हो सकती है? वो आपका हित रक्षण कर ही नहीं सकती, वो आपको इन्फॉर्म ही नहीं करेगी। तो इन्फॉर्मेशन इस तरह से गैप हुआ, और अब उससे भी बड़ा खतरा है जिसको हम आजादी समझते हैं। अब जो चीज है टीवी को खा रहा है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स हैं और अन्य हैं, लेकिन इन सबको सिर्फ 2 कंपनियां दुनिया में चला रही हैं। अब देश से भी बाहर निकल गया मामला। गूगल और मेटा नाम की 2 कंपनियों में सब कुछ है। 10 लाख से जो चला बात शुरू हुई थी वो इस समय 2 में आ गई, और दोनों यहां नहीं है, वो उनके सर्वर अमेरिका में है। तो हमें लग रहा है कि हम ज्यादा आजाद हो गए। हम अपना यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं और उसमें 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचा लेते हैं, तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल क्रांति हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब इसको हैंडल करना सरकारों के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि सारा रेवेन्यू इनकी ओर शिफ्ट हो रहा है।
इनका जो मैनेजमेंट होता है स्थानीय पीएमओ को, वो सिर्फ उन लोगों को बुला के अपना उसमें रखना है, और इनमें सारे ऊपर के एम्प्लॉइज जो हैं वो इस समय के सत्ता प्रतिष्ठान के लोग हैं। तो हमें यह लगता है कि यह आजाद है, ऐसा है नहीं, क्योंकि इसके साथ एक और भयानक समस्या है। टेक्नोलॉजी के विकास से डाटा में यह संभव है, जैसे मैंने बताया कि हमारी हर वृत्ति का डाटा इसमें बन रहा है, मशीन अपने आप बना रही है, बात लेती है कि जैसे हम लोग जो यहां बैठे जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये हमें पढ़ के हमारे बारे में राय पहले बना चुका होता है, क्योंकि हम जब बोल रहे हैं उसी समय इसकी ये तो इतनी स्पीड है इसमें, ये तो पलक झपकते वो काम कर लेता है। ये पलक झपकते 100 करोड़ लोगों की राय का सेग्रीगेशन कर सकता है, मशीन है, इसकी सामर्थ्य बहुत भयानक है, और रोज के नए विकास से सामर्थ्य रोज बढ़ती जा रही है। क्वांटम फिजिक्स के जमाने में तो पलक झपकने से भी पहले चीजें हो जाएंगी, तो ये सेग्रीगेट कर देता है। पता चलेगा राजद के समर्थक जो है, या मान लीजिए ओबीसी समाज के जो समर्थक हैं, उसके पक्ष में निकलने वाले यूट्यूब चैनल या ऐसी बात करने वाले पत्रकार, वो उसी में उनको घुमाएगा। उनको लगेगा हम 1 लाख लोगों में गए, लेकिन वो 1 लाख में से 90,000 उसी किस्म के लोगों में जा रहे होंगे जो उसी की तरह सोचते हैं, उसी की तरह विचारते हैं। इसकी इस सामर्थ्य से बहुत बड़ा खतरा है। तो उससे क्या होगा, जो मोदी जी के प्रशंसक हैं उनको मोदी जी से संबंधित सामग्री मिल रही है, जो मोदी जी के खिलाफ है उनको मोदी जी के खिलाफ वाली सामग्री मिल रही है। इसको दोनों से बिजनेस मिल रहा है, इसको देश का सारा रेवेन्यू मिल रहा है। ये जीत रहा है, हम हार रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के विकास से यह बहुत भयानक खतरा है मनुष्य के सामने। और एआई के आ जाने के बाद अब जो नया डाटा है इससे आगे वाला, आज चीन में करीब 2.25 लाख के आसपास रोबोट काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, और प्रतिवर्ष इनकी वृद्धि जो है 52% है। 3 साल में इतने हो गए हैं। दुनिया के आधे से ज्यादा रोबोट उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। एक रोबोट पिछले साल की एवरेज के हिसाब से 21 मनुष्यों का काम करता है, तो इतने लोगों को खाली कर रहा है। अब यह आंकड़ा है कि आने वाले 8-10 सालों के भीतर पश्चिम में और चीन जैसे विकसित देशों में इनमें करीब 70% काम मनुष्यों के हाथ से निकल जाएगा। ज्यादातर काम ये रोबोट कर लेंगे। बहुत सारे सेंसिटिव एरिया में, स्टील फैक्ट्री वगैरह जहां खतरा रहता है, उन सब जगहों पे मनुष्य एकदम वहां से गायब होगा, तो इतने सारे मनुष्य खाली हो जाएंगे। तो जैसे लोग इस समय दुनिया पे राज कर रहे हैं कि आप बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने सारी दुनिया पर 350 युद्ध थोपे हैं, सीधे या प्रॉक्सी ढंग से। जहां मनमर्जी होती है एक देश का, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लिया साहब, राष्ट्रपति राष्ट्रपत्नी दोनों बेचारे उनके जेल में। दूसरे देश पे बम बरसा रहे हैं रोज वो। तीसरे देश क्यूबा को उन्होंने घेर दिया है, उसको कोई तेल नहीं सप्लाई कर सकता, खाना पीना नहीं दे सकता, वहां रोज ब्लैकआउट हो रहा है। इस सबसे तकनीकी विकास से, इंफॉर्मेशन कंट्रोल से सिचुएशन ये खराब हो रही है कि अब मनुष्य समझ ये रहा है कि उसके लिए बेहतर हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक एक मनुष्य टारगेटेड है, सेग्रीगेटेड है, और उसे एक और खतरा है इसके साथ कि अब सत्ता अगर चाहे तो अपने विचार लोगों से मनवा सकती है, और लोगों को लगेगा कि नहीं यही हमारा विचार है। उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास आने के जो स्रोत हैं सूचना और इंफॉर्मेशन के, उन सारे स्रोतों को करप्ट किया जा सकता है। दुनिया की एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है नोम चॉम्स्की की, 1986 की, आप लोग से पढ़ते लिखते हैं, जरूर उसको पढ़िए, कि उसमें कंसेंट मैन्युफैक्चर की जाती है समाज की। हम समाज की राय लगता है कि उसको, हर आदमी को लगता है उसको अपनी है, अपनी नहीं होती। उसके इर्द गिर्द सूचना आने के जो तंत्र है, उस पर इस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से ताकतवर लोगों का, ताकतवर देशों का, और उसके बाद उसमें भी ताकतवर लोगों का कब्जा होता है कि वो अपने गलत काम को सही ठहरा लेते हैं, और सही आदमी को कोई सुनने वाला नहीं होता, उसको गलत ठहरा देते हैं। हमारे देश में मीडिया इसी रोल में है, और चुनौतियां बहुत कड़ी हैं।
ऐसे में इस तरह की कोई किताब आती है जो हमें वो इन्फॉर्मेशन देती है जिस इन्फॉर्मेशन से हमें डिप्राइव किया जा रहा है, तो उसको सैल्यूट करने का मन बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।